तो चलो फिर ये 20 कौन सा है, 25 26 वाला सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें कुछ आता है कि नहीं आता। पहला क्वेश्चन, सब सोच के बताना कौन सा आंसर है, इकट्ठे डिस्कस करते हैं। मोर इम्पोर्टेंट आपको ये देखना है कि एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, अब सारे चैप्टर एकदम से तो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है ना। एंड ये आपको देखना है कि किस लेवल का है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सब कुछ एनसीईआरटी है कि ऊट पटांग है, ठीक है, वो आपको ध्यान। तो सैंपल पेपर है, प्री बोर्ड्स में भर भर के क्वेश्चन इससे आएंगे। कई स्कूलों में सेम ही आ जाता है, कई में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1। इफ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। दोनों ही मेटल के हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, रेडियस भी बराबर है, आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सा चार्ज जो होगा वो ज्यादा, कौन सा स्फीयर जो होगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, हॉलो वाला के सॉलिड वाला? इक्वल, बिकॉज जो तुम्हारा मेटेलिक कोई भी चीज है उसमें जो चार्ज है सारा किस पे आना है, स्फीयर पे आना है। तो दोनों का रेडियस भी सेम है। आप उसको कब तक चार्ज करोगे, जब तक उसकी क्या ना मैक्सिमम हो जाए पोटेंशियल। दोनों का रेडियस सेम है और चार्ज तो सरफेस पे आना है, हॉलो और सॉलिड होने से कोई फर्क नहीं। आई थिंक ये हमारी पहली असाइनमेंट में भी था ये क्वेश्चन, क्या नहीं था? हाँ, कहते ऐसे कहते रहना हमने बीच बीच में। सो बोथ द स्फीयर्स विल हैव इक्वल चार्जेस। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें। अ coil contains n turns of insulated copper wire of diameter d and resistivity rho, ठीक है। It is wound on cylinder of diameter d। एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर है d, कैपिटल डी। उसके ऊपर आपने किसी कॉइल के कितने टर्न्स बांध दिए? कित अरे यार, कितने टर्न्स बांध दिए? एन टर्न्स। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल निकालना है। क्या निकालना है? तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल होगा रो एल बाय ए। ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्या होता है? विच इज पाई इंटू छोटा आर स्क्र। आर नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा है, तो पाई डी स्क्र बाय 4 ये होगा। अब आपको एल नहीं गिवन, क्या नहीं गिवन, लेकिन आपने एन टर्न्स एक सिलेंडर पे बनाए हैं, तो एल किसके बराबर होगा? एन इंटू 2 पाई कैपिटल डी। क्या होगा? यही होगा ना। 2 पाई आर का एक टर्न बनेगा, एन टर्न्स कितने बनेंगे? इंटू एन, वो उसकी लंबाई निकलेगी। तो वहां से फिर इसका आंसर निकलेगा। बताओ कौन सा आंसर मैच कर रहा है? केड़ा आंसर मैच कर रहे हैं? 2 पाई डी। बी मैच कर रहा है, बी मैच कर। सेकंड का ये है, चेक करना। हाँ, 2 पाई आर, आर करना था ना, तो दिस इज D/2। हाँ, तो ए मैच करेगा। क्या सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कोई बड़ी बात तो नहीं क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखें। इफ फेजर डायग्राम फॉर डिवाइस कनेक्टेड टू एसी इज गिवन। तो आपके सामने एक फेजर डायग्राम है, जैसा हम फेजर डायग्राम बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो चीज आगे है दैट मीन्स वो उसके एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आगे होता है, क्लॉकवाइज मीन्स पीछे होता है। क्या बात क्लियर है? तो अगर यहां पे देखें, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, दैट मीन्स करंट लीड्स potential by pi/2। That means potential lags current by
पाई बाय 2। किसमें पोटेंशियल पीछे होता है? जब हम बनाते थे, याद करो, इधर करंट बनाते थे, इधर वीआर बनाते थे, वीएल हमेशा आगे लेते थे, और वीसी क्या होता है? पीछे। तो यहां से डायग्राम से आपको क्या चेक करना था? क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो करंट आगे और पोटेंशियल पीछे है। दैट मीन्स पोटेंशियल पीछे है, यानी ये जो बात हो रही है ये कैपेसिटर की हो रही है। किसकी बात हो रही है? अब कैपेसिटर के लिए चार ऑप्शन में से चूज कर लेंगे, कौन सी चूज बनती है। उसने कहा व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज इंक्रीज, इंपीडेंस डिक्रीजेज। इंपीडेंस क्या होती है कैपेसिटर की? 1/ωc। तो पहले ही मैच कर गया, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो इंपीडेंस क्या कर जाएगी? डिक्रीज। तो थर्ड का भी कौन सा ऑप्शन है? ए, जो कि सही है। समय लग गया। चौथा क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर रेडियो वेव्स एंड गामा रेज। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? रेडियो वेव्स। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज। तो क्या ऑप्शन मैच करेगी? एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो डी मैच कर रही है। ये बात क्लियर है? चौथे का आंसर आएगा दैट इज डी, जो कि सही है। ये डायरेक्ट डायग्राम बनाया होता है, याद है, प्रिज्म में? वो डायग्राम याद होना चाहिए, बस इन्होंने ये जो ए वाला है 90 डिग्री करके दे दिया घुमा के। बात समझे? ये वाला होता है सही। दिखाऊं तो मैं नोट्स में कि नहीं? कि याद है? याद है ना कैसा डायग्राम था कि याद रखो, वो बेस पे हिट करता है, वो ऐसे होता है, वो 90 डिग्री घूमा हुआ है। अरे यार, क्या कितनी डेप्थ में चाह रहे हैं हम पढ़े, कितनी डेप्थ में चाह रहे हैं? क्या बात क्लियर है सबको? सिक्स्थ क्वेश्चन, द लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज इंसिडेंट ऑन सिंगल स्लिट। किसके ऊपर गई लाइट? एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज व्यूड ऑन स्क्रीन। ये उसका इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ है जो हमें मालूम है। ये ग्राफ शोज इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। सिंगल स्लिट में ऐसे ही होता है ना, सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमम होती है, फिर कम होते जाते हैं मैक्सिमा। ये तो पता है ना, इतना तो नहीं का पता, याद है। अब उसने कहा आपने विड्थ बढ़ा दी। क्या कर दी? अगर आप विड्थ बढ़ाओगे, अगर आप, तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी बढ़ेगी, बिकॉज ज्यादा लाइट आएगी। लेकिन हमने पढ़ा था, याद करो, एनिमेशन भी देखी थी, जब विड्थ कम करते थे तो सेंट्रल मैक्सिमम ब्रॉड होता था। क्या होता था? यानी विड्थ बढ़ाने से सेंट्रल मैक्सिमम ब्रॉड हो जाएगा कि नैरो होगा? नैरो होगा, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये थोड़ा क्वेश्चन ने डेप्थ मांगी है। हमने, याद है, हमने एनिमेशन भी देखी थी, जब हम विड्थ की स्लिट की विड्थ छोटी कर रहे थे तो हरी सी लाइट ज्यादा फैल रही थी। बात है समझे? क्वेश्चन भी करा हुआ आपने। अगर आप विड्थ ऑफ स्लिट कम करोगे तो सेंट्रल मैक्सिमम वाइड हो जाता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन उतना अच्छे से होगा ना। बिकॉज लाइट तभी अच्छे से डिफ्रैक्ट करेगी जैसे जैसे उसकी वेवलेंथ विड्थ ऑफ स्लिट के कंपैरिजन में आएगी। अब बहुत बड़ी विड्थ बना दोगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप विड्थ बढ़ा दोगे, इंटेंसिटी तो बढ़ेगी यार, दैट इज ऑब्वियस है ना। लेकिन जो स्लिट उसकी विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमम की, वो क्या होगी? कम होगी। तो आपका आंसर रहेगा डी। ये क्वेश्चन ने काफी दिमाग थोड़ा सा खाया अभी तक, बाकी तो चलो नॉर्मल थे। क्या बात क्लियर है? अब ये तो ताजा ताजा करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन, ध्यान से सुनो, एमिशन क्या है? नीचे से ऊपर मत कोई बोल दे रहा आंसर, ऊपर से नीचे वाला बोलना है। जिसमें वेवलेंथ मैक्सिमम हो। क्या हो? वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। बताओ सबसे मिनिमम एनर्जी कौन सी ट्रांजिशन में दिख रही है तुम्हें? 1 में तो ज्यादा ही है। 2, 3, 3 तो ऊपर जा रहा है। 4, 4 आएगा आंसर। ये एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। ये तो ऊपर जा रहे हैं, एमिशन थोड़ी है, ये तो अब्जॉर्प्शन है। तो 3 से 2 जो डिफरेंस है वो मिनिमम आएगा। 4 से 2 ऑब्वियसली ज्यादा होगा। 1 से 2 से 1 तो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होता है। आठवां, ध्यान से सुने प्लीज। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। कौन सा? आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? किसी एंगल पे होती है कि सीधी होती है? अगर चार्ज पार्टिकल एक्सिस पे फेंक दोगे तो थीटा क्या हो जाएगा? 0।
तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, क्यू वी बी साइन जीरो विच इज जीरो। तो क्या पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे यार तो सौखा है यार। अगला नौवां, ये भी हमने करा था, इसका आंसर बताओ। याद है वो तुम्हें वीडियो दिखाई थी, वो एक पाइप में से मेटल बॉल सर्कुलर सर्कुलर मैग्नेट फेंका था। हाँ हाँ कर दो बस ऐसे, हाँ यस। क्वेश्चन रीड करो और आंसर बताओ नाइन्थ का। हम्म। भाई साहब उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, याद है हमने उसमें से एक फेंका था, पता नहीं कोई, पहले नॉर्मल मटेरियल फेंका था, 0.1 सेकंड में बाहर आ गया था कैसे ट्यूब में से, और जिसमें वो करंट इंड्यूस हुआ था पूरे 2-3 सेकंड लगा के बाहर आया था। तुमने वैसे भी क्वेश्चन किया, एक रिंग होती है उस पर एक बार मैग्नेट फेंको तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है। तो सी पार्ट हो जाएगा, जब मैग्नेट को फेंकोगे ना तो क्या होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस करने के कारण उसकी मोशन को अपोज करेगा, यानी वो स्लोली गिरेगा। 10वां क्वेश्चन, the EMF generated by AC generator is given by this, where omega is angular frequency of armature of generator। जो कॉइल घूम रही है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। व्हाट विल बी ईएमएफ इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। सवाल समझ लगा, सी पार्ट। इसमें काफी बच्चे ये बोल देंगे, सी का तुक्का पता नहीं आप कैसे मार के, लेकिन मारा कमाल का वैप भी। ज्यादातर बच्चों को ये लगेगा, क्या लगेगा, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ लगा, ये भी तो बाद में है। यार वो ऐसे कॉइल घूमती होती थी ना, तरन याद है, ऐसे कॉइल घूमती थी तो ईएमएफ जनरेट होता था। हाँ बोल दो बस। वही थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर भी था, उसमें याद है पहले हम फ्लक्स लिखते थे, बी ए कॉस थीटा, थीटा को लिखते थे ओमेगा टी। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता था, माइनस डी फाई बाई डी टी। याद है कि नहीं याद, माइनस बी ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव बाहर आएगा ओमेगा, इसको लिख लेते थे ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद है कि नहीं याद। अब मेरी बात को समझो, ज्यादातर बच्चे इसको ए टिक कराएंगे जो गलत है, क्योंकि आपने फ्रिक्वेंसी डबल कर दी तो यहां डबल हो गया मामला। तो जब बाहर वहां डबल हो गया तो डेरिवेटिव में भी बाहर ओमेगा थोड़ी आएगा, 2 ओमेगा आएगा। तो आंसर सी था वैब भी। पता नहीं कैसे आप सही कर, क्या बात क्लियर है। कई बार कम सोच के भी आंसर सही मिल जाता है मेरी। यार भाई ये अच्छा क्वेश्चन था, अगेन अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब अगेन इन्होंने दिमाग लगाया कि आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी बेटा, तो ज्यादातर बच्चे वो कहेंगे सिंपल क्वेश्चन ओमेगा 2 लगाओ, बात खत्म। बात से समझे, टेक्निकली आपने फ्रीक्वेंसी कर दी तो वो फ्लक्स जो है वहां से शुरू करना पड़ेगा। वो बी ए कॉस 2 ओमेगा टी हो गया ना, उसका डेरिवेटिव भी आएगा ना, तो ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात क्लियर है, कुछ हाँ ना बोलो। ये 11वां तो अभी ताजा ताजा करा है, इसका आंसर ओरली बता दो। वेरी गुड, मन में कैलकुलेशन कर लेते हो, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा राबिया। पिछले तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं की याद होने, थोड़े दिन पहला कराया दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। नलायक, ये वो बच्चा सारी क्लास में गलत कराता होता है। एक हो गया, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या मास नंबर पे डिपेंड करती है, रेडियस करता है। तो क्या होगी, 1:1। इट इज, अरे यार, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। 2.3 इंटू 10 के पावर कितना, 17, 17 ही था, 17। अरे कोई नहीं कोई नहीं, एफर्ट एफर्ट जरूरी है, एफर्ट करा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में भी सब आंसर सोच लो। व्हेन वी मूव मैग्नेट फ्रॉम पॉइंट पी, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड किससे मैच करती होती है, बार मैग्नेट से मैच करती होती है। किससे मैच करती होती है, बार मैग्नेट की। लेट्स से कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लॉन्ग द एक्सिस होगी, और यहाँ ऑपोजिट टू एक्सिस होगी। जो भी होगा उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, इवन मैग्नीट्यूड हाफ होगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी होगी तो यहाँ b/2 होगा, ऐसे ही होगा ना। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, डिफ्लेक्शन पूछा। क्या पूछा है, तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी।
जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी होती है, बार मैग्नेट, सेम होती है। एक्सिस पे जो डायरेक्शन होगी इक्वेटोरियल एक्सिस पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक का होता है रिवर्स हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? दो क्वेश्चन अच्छे थे अभी तक फिलहाल, बाकी सब ठीक है, मतलब इतना तो बच्चों को पता ही होना चाहिए। अगला सेशन है रीजन करते हैं। चारों सेशन रीजन के एक बार आंसर सोचो, फिर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। तो कहाँ थे हम? हाँ 13 पे। असर्शन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन स्टेट इज नेगेटिव, नेगेटिव होती है, बिल्कुल सही बात करी भाई साहब ने। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी ठीक है बट उसका रीजन नहीं है, सो बी आएगा, 13 का आएगा बी। चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। 14 देखो, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम, साइन सी होता है 1/μ, क्या होता है, एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इटसेल्फ, बिकॉज म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light in medium and speed is directly proportional to wavelength, तुम सीधा याद रखा करो, mu is inversely proportional to wavelength, तो साइन सी आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या पूछा इसने, वायलेट की वेवलेंथ क्या आती है, मिनिमम, तो ये ट्रू है। वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर, ये फॉल्स है, रेड की मैक्सिमम होती है, तो कौन सा आंसर आ गया, सी। अगला, टू लाइट सोर्सेस emitting waves of similar wavelength, अकेली वेवलेंथ से मैटर नहीं होता, क्या होना चाहिए, सेम वेवलेंथ एंड जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट या जो भी है, मतलब दिस इज फॉल्स। टू लाइट सोर्स emitting waves having जीरो और कांस्टेंट फेज, ये भी फॉल्स ही हुआ यार, है, डी पार्ट आएगा 15। सोलह का क्या, भाई तीन अगर तुम्हारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, क्या है तीन, अगर वो एक लाइन में नहीं है तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते, सो फॉर 3 पॉइंट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर, जो सही बात है। वन ऑफ द चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन रेस्ट ऑफ टू, ये भी सही बात है, लेकिन ये उसका रीजन नहीं है, उनका उस पर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, सब पे जीरो, तो इसका आंसर आएगा बी, क्या आएगा, हाँ ठीक है। क्या सबको क्लियर है, पता लग गया? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, कितना मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, 510 नैनो टेस्ला इंटू के कैप, यानी लॉन्ग जेड एक्सिस, किसके लॉन्ग है, एंड किसके लॉन्ग जा रही है, एक्स एक्सिस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है
16 × 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को समझो, अगर एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है तो जो इक्वेशन में साइन के अंदर आएगा ना, वहां एक्स आएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप दोनों लिख सकते हो। नलायक को दोबारा सुनो, ये एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दो थे, जिसमें एक ये था जिसमें इक्वेशन लिखनी सिखाई जाती है। अगर यहां पे जो प्रोपोगेट कर रहा है एक्स एक्सिस है तो साइन के अंदर एक्स आएगा। इक्वेशन होती है ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो लिखना चाहो लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। अगर बीच में माइनस डालोगे दैट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है, अगर दोनों प्लस डालोगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। गोली मारो, हम प्लस माइनस लिखेंगे, बात खत्म। बोर्ड्स में 99% वही आता है। तो एक बात तो पक्की होगी कि जब ये एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है तो साइन के अंदर एक्स आएगा टी के साथ। और अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी? वाई एक्सिस पे। किस पे होगी? तीनों अलग अलग होते हैं ना। अगर 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 प्रोपोगेशन, मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस सारे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या बात क्लियर है? तुम्हें बात समझ लग गई? तो नींद नींद में अगर प्रोपोगेट एक्स एक्सिस में कर रहा है तो इक्वेशन में एक्स आएगा, अगर वाई एक्सिस में कर रहा है तो यहां पे वाई आएगा। तुम सहमत हो? और अगर ये कौन सी थी ये, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसमें थी? के कैप, वाई जेड थी तो ये वाई आएगा, अगर वो वाई होती है ये जेड। चलो मजा आ गया। अब हमें क्या क्या निकालना है? ई नॉट निकालना है। क्या निकालना है? तो तुम्हें मालूम है ई नॉट अपॉन बी नॉट सी होता है। क्या ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी? दैट इज सी इंटू बी नॉट। क्या होगी? ये हो गया शॉर्ट। और हमें चाहिए ओमेगा, वो हमें गिवन है। हमें चाहिए के। क्या चाहिए? के क्या होता है? ओमेगा बाय स्पीड, यही होता है ना? ओमेगा बाय स्पीड ही होता है। पक्की बात है? तो ठीक है फिर, ओमेगा पता है और स्पीड है 3 × 10⁸। तो वहां से फिर के भी निकला है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या ई नॉट आ जाएगा सी इंटू बी नॉट, एंड के होता है ओमेगा बाय सी। क्या होता है? क्या बात क्लियर है? तो बस बात खत्म, वो भी आ जाएगा। एंड यहां पे एक्स आएगा, लेकिन इट इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पे एक्स आएगा। नीचे इन्होंने एक्स ही लिखा हुआ है। क्या बात क्लियर है सबको? पता लग गया? ठीक है। Following graph shows potential difference across terminals of its cell against load current। क्या ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है हमने? इंपॉर्टेंट आता ही रहता है। उसने पहला ईएमएफ ऑफ सेल पूछा। हमने जो करा उसमें आई थिंक 3 सेल थे, ये एक ही सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक ही सेल की बात कर रहा है, तो ठीक है। तो जब करंट 0 है तो ये ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। दूसरा, इसने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो एक वैल्यू आपको ग्राफ में मिल जाती है। तो जब करंट है 6 तो पोटेंशियल कितना दे रखा है? 3, मिडल में है ना। तो फिर लगा देना V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो V आ जाएगा E माइनस आई, कितना था? 6 × R। तो यहां से R निकल आएगा, कितना निकलेगा? 0.5। क्या सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन, a charge q is placed inside sphere of radius a। चार्ज q हमने किस में रख दिया? स्फीयर जिसका रेडियस है a, एंड इट इज फिल्ड विद वाटर। किससे फिल्ड है? अनदर चार्ज 2q इज फिट, यार बातें नहीं बेटा। अनदर चार्ज 2q को हमने क्यूब के अंदर रखा, बट दैट इज, वो क्यूब क्या? वैक्यूम है। क्या है? हमें फ्लक्स निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्लक्स के रेशियो ऑफ फ्लक्स निकालना है। रेशियो ऑफ फ्लक्स निकालना है। तो पहले हम फ्लक्स लिखेंगे स्फीयर की। तो स्फीयर की फ्लक्स होगी जितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, के एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन आर लिख लो या के लिख लो, है ना, दैट इज क्यू बाई 80 एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब में फ्लक्स क्या आएगी, जितना चार्ज अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। उसका शेप से तो लेना देना ही नहीं है, इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आएगा, खत्म, कितना सिंपल है। क्या बात क्लियर है? या पेपर में को लगा लेवल गिर रहे हैं, ये सौखा हो रहा है ना? हाँ या ना तो बोल दो। क्या तुम्हें मुश्किल लग रहा है कि ठीक है? मेरे को तो लग रहा है कि ये इतना सौखा आ गया तो फिर तो सारे ही रप्पे ले जाएंगे। चलो अगला। इतना कोई खास मुश्किल अभी तक है नहीं, दो को ऑब्जेक्टिव ओके थे। एक दो बच्चा चलो कंफ्यूजन से गलत कर दिया, एक चलो किसी ने क्लास में गलत अफवाह उड़ा दी तो मिला लो के 4-5 क्वेश्चन का ही अभी चक्कर है, इतना कोई है नहीं। चलो 20वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लिया। अब जब तुम इसको मार्किंग स्कीम में देखोगे ना, जैसे कौन सा क्वेश्चन हमने अभी करा ये देखो, तो मार्किंग स्कीम एक बार देख लेना। ये लिखने का 1 नंबर है, ये लिखने का 1 नंबर है। बात है समझे? प्रॉपर मार्किंग स्कीम उनको मिलती है जिन्होंने पेपर चेक करना है। ईएमएफ का एक है, दूसरे का एक है। बात समझ गए? जिसने फॉर्मूला लिखा आधा नंबर, जिसने दूसरा फॉर्मूला लिखा आधा, सॉल्व किया तो ये ऐसे है। जिसने एक की फ्लक्स लिख दी आधे, दूसरे की लिख दी आधे, ऐसे होता है। ये नहीं कि टीचर ने देखा अरे ट्यूशन नहीं पढ़ता खत जीरो वो नहीं है यहाँ पे, बोर्ड में प्रॉपर मार्किंग स्कीम चेक करने वाले को मिलती है तो नेक्स्ट, ये भी रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट इज, मतलब ठीक है ऐसे ही करते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन। अब राइट बोल रहा है, क्या बोला? तो लिखना है, मतलब ये नहीं कि वो पूरा ड्राइव करने बैठ गया कि सर पेपर लेंदी था, क्योंकि तुम ड्राइव कर देते, उसने राइट कहा। सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, फॉर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। तो बस फॉर्मूला लिखना है, एफ बाय एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई टी, दैट्स इट। फील्ड ले लेंगे जी, दे व्हेन द करंट इज सेम दे आर अट्रैक्टिव, इतना थोड़ी लिखना है, राइट बस खत्म। उसको चेक करने वाले ने वही ढूंढना है। उन्होंने कहा जी फॉर्मूला लिखा हुआ है, बात खत्म, 1 नंबर दे देंगे। क्या बात क्लियर है? एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर, वहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है। सो अगर दोनों वायर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस इज डी, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के कितनी आती है, 2 × 10⁻⁷। वो डेफिनेशन है 1 नंबर की वो। क्या बात क्लियर है? ड्रॉ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डाया एंड पैरा, क्या सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है। डायामैग्नेटिक के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से निकलेंगी, अंदर से एक आधी दिखाना, और पैरा में से मैक्सिमम अंदर से जाएंगे, सेम एनसीईआरटी फिगर। अगला क्वेश्चन, हाउ डज इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर समझते हो? अगर थोड़ा सा भूल गए हो, न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से जो वेलोसिटी का डिस्टेंस होता है, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। हाउ डज इम्पैक्ट पैरामीटर अफेक्ट ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा होगा उतनी उसकी डेविएशन क्या होगी, ज्यादा, उतने वो ज्यादा एंगल से स्कैटर करेगा। क्या बात क्लियर है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन क्लीजन, हेड ऑन क्लीजन के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर शुड बी 0। जो बिल्कुल 180 पे वापस आएगा उसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? अगला, मेरे को लग रहा मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा भर दी इन्होंने सैंपल पेपर में, है ना कि नहीं? सब पता लग गया, पढ़ना पड़ेगा, बात खत्म। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड 1/√v, किसके बीच में? तुम्हें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ऐसे होता है, H/mu। mu होता है मोमेंटम विच इज √2m k, और k को ही हमने लिखा था qv, क्या लिखा था? तो अगर मैं बात करूं तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। तो अगर मैं इसको y मानूंगा और इसको मैं x मानूंगा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा। यानी क्या आएगा ग्राफ, पैराबोला का स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। वही देखिए अब हम क्या करें। क्या सबको क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यार वो y और x डाल दिया करो ना। ठीक है भाई, हम सेक्शन सी पे पहुंच गए।
2 मिनट ब्रेक पे सेक्शन फुल वेव रेक्टिफायर तो अभी करा, आ गया काम का क्वेश्चन थ्योरी। एक क्वेश्चन फाइनली गरीबों के लिए दिखा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले ऐसे ही आते थे सारे क्वेश्चन यहाँ से, और अब एक दिखा है। सो फुल वेव रेक्टिफायर की थ्योरी हम लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, सजा सजा के डायग्राम बनाएंगे, पेंसिल लेके जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। करंट I1 इन अ वायर इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 वायर्स। I1 2 में डिवाइड हो रहा है, ये कौन सा लॉ होगा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। पहले वो पूछ लिया क्या, कौन सा ये? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ सर्किट लॉ। तो ये तो वो लॉ है, उसको स्टेट करना है, लिखना है पूरा, लिख देना क्या है। एंड एक्सप्लेन द वैलिडेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो सेकंड लॉ है केवीएल, उसका आपने क्या एक्सप्लेन करना है? वैलिडेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपने एक डायग्राम बना के एक लूप में लगा के दिखा देना है, और आपने लिख देना कि भाई साहब जितना पोटेंशियल आप लूज करोगे और गेन करोगे, बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो सम ऑफ पोटेंशियल लॉस्ट एंड गेन सब कुछ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाउ द बैलेंसिंग कंडीशन गेट अफेक्टेड, ये अगला पार्ट है। इफ यू आर इंटरचेंजिंग गल्वेनोमीटर एंड सेल इन व्हीटस्टोन, ये हमने क्लियरली व्हीटस्टोन में किया था, याद है? व्हीटस्टोन में बीच में लगा होता है तुम्हारा गल्वेनोमीटर, होता है बाहर होता है सेल। अगर उन दोनों को इंटरचेंज करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क नहीं आता, तो कोई इफेक्ट नहीं आता। अरे यार क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट, अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद प्लूटोनियम। कभी भी इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गिवन होगा। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन किसमें बजा? 239 में न्यूट्रॉन बजा, क्या बना? एक्सी बना, यहां आ गया 54 134। दूसरा क्या बना? जेड आर, पता नहीं क्या है, जिरकोनियम 40 103। साथ में क्या बना देख लो, ऊपर का सम करो कितना आ रहा है? 240 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? 237 आ रहा है, और नीचे का सम, हाँ वही को ही। अब मैं क्या करूं, मैं खुद पैनिक कर गया, मैं कहा भाई मिस प्रिंट लग रहा है। हाँ तो अब ठीक है, नीचे का सम ठीक है, तो उसका मतलब क्या बने साथ में? 3 न्यूट्रॉन बन गए। अरे तभी बैलेंस होगी ना, बस हो गया खत्म। राइट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, हम रिएक्शन लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एनर्जी रिलीज पूछी है, तो एनर्जी रिलीज का क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ रिएक्टेंस माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 931। सिंपल क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? सीरत आवाज आ रही है? यस सर। यहां तक एक्सप्लेन हो गया था ना, यहां तक आवाज आ रही थी ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्या है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहां फिगर बना लो छोटे से। पहला लेंस उसका कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा कौन सा होता है? आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? FO इज 0.82 एंड आई लेंस की कितनी है फोकल लेंथ? 2.9। सबको सेंटीमीटर में अच्छा लग रहा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 0.91 फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट यहां पे कितने डिस्टेंस पे है? -0.9। क्या बात क्लियर है? इमेज बनी, जो इमेज आई लेंस ने बनाई वो कितने पे बनाई? -25 पे बनाई। कितने बनाई? उसी तरह बनाई ना उसने बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या निकालनी है आपने? तो मैक्सिमम पे जब इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? VO/UO का मॉड इंटू 1 + D/FE। डी आपको पता है 25 सेंटीमीटर, FE आपको पता है। आपको VO और UO चाहिए, क्या चाहिए? UO आपके पास है, VO निकाल लेना। 1/VO - 1/UO इज इक्वल टू 1/FO।
तो बस वैल्यू डाल देना, इससे सिंपल क्या हो सकता है। बी पार्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में उसका डायग्राम बना लोगे, याद है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज कहाँ मिलानी है, इन्फिनिटी पे। वो जो दूसरी लाइन होती है वो फिर इन्फिनिटी की तरफ जाती है, जैसे बीच वाली लाइन, और जो रिफ्रैक्शन यहां से दिखानी होती है इसी के पैरेलल दिखानी होती है, पता ना। ऐसे जो आएंगी जो भी, मतलब समझ गए ना, बना किया हुआ हमने, सीधी थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 26, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में एक आया रहता है, इसमें कौन सा आया इस बारी, यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन। कोई बड़ी बात नहीं, आइगन प्रिंसिपल की मदद से रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 27, a point sized object having charge 1 coulomb and mass 1 gram is projected with some velocity along positive x-axis at this point, जिसका y कोऑर्डिनेट 2 सेंटीमीटर है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अंदर जा रही है, which spreads in first quadrant, what is shape of path followed by charge particle। इस पे v क्रॉस b करो, क्या करो, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, सेकंड पार्ट में पूछा वेयर डज इट कट्स एक्स एक्सिस, वी क्रॉस भी करो, अपना राइट हैंड वी की डायरेक्शन में रखो, अंगूठा किधर को इशारा करेगा, ऊपर को। किधर को इशारा करेगा, टेक्निकली ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस गिवन होना चाहिए, मिसप्रिंट है। पेपर में गलती हुई तो आपको नंबर मिलेंगे, घबराना नहीं है। ये तो कहीं भी कट नहीं कर रहा था। अब क्योंकि मैं वी क्रॉस भी करूंगा तो अंगूठा किधर को इशारा कर रहा है, ऊपर को। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ तो इधर चले जाएगा, पूरा ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, यहाँ से वापस निकल जाएगा। तो वो सेकंड और थर्ड पार्ट की कोई सेंस नहीं बन रही। इसका मतलब टेक्निकली उनको चार्ज पार्टिकल क्या गिवन होना चाहिए, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो वो नीचे को जाएगा, किधर को जाएगा, उसकी ट्रेजेक्टरी का हम रेडियस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, विच इज एम वी बाई बी क्यू। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियस आएगा 2 सेंटीमीटर, क्या आएगा, चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, गलत है। रेडियस आ रहा है 2 सेंटीमीटर, क्या आ रहा है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही तो है, दैट मीन्स ये भी रेडियस होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, यानी एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा, 2 सेंटीमीटर कॉमा 0,0 यहाँ पे काटेगा। व्हाट इज शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय गिवन चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर। व्हाट पॉइंट विल इट क्रॉस एक्स एक्सिस, 2 सेंटीमीटर कॉमा 0,0। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट एंटर्स फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती। सो जो पहले है वही निकाल लेना, वही निकाल लेना। क्या सबको क्लियर है। तो सोलेनॉइड हैज कोर ऑफ मटेरियल जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है, 200, एंड करंट कितना कैरी कर रहा है, 1 एम्पियर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 2000। पहला पार्ट इज कैलकुलेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी H दैट इज इक्वल टू Ni। क्लियर है। एंड अप्लाइड फील्ड होती है हमारी म्यू नॉट इंटू एच, एंड नेट फील्ड इज म्यू एच। सेकेंड पार्ट में नेट फील्ड पूछी है विच इज म्यू एच, म्यू हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। और थर्ड में क्या पूछा हुआ है, मैग्नेटाइजेशन विच इज कैपिटल एम। सो नेट फील्ड किसके बराबर होगी, दैट इज म्यू नॉट एच प्लस एम, यहां से कैपिटल एम निकाल लेंगे। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 27, तो मैं मार्किंग स्कीम दिखा रहा हूं। तो हाँ, तीनों पार्ट्स का एक एक नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। कोई फॉर्मूला भी लिखेगा तो चलो उसको आधा आधा नंबर ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, कितने टर्न्स हैं, 50 टर्न्स, हाँ,
अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, कितने टर्न्स है? कॉइल है, ठीक है। एंड एरिया दे रखा है, दैट इज 5/π इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इज रोटेटिंग अबाउट along the axis of solenoid। एक solenoid है, उसके एक्सिस में रोटेट कर रही है। कहाँ रोटेट कर रही है? solenoid की लेंथ पता है और solenoid के टर्न्स पता है, तो solenoid के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेना। 4000 आ जाएंगे, पर यूनिट मीटर में आएंगे ना। वहां से हम solenoid की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। solenoid की फील्ड क्या होगी? μ0 Ni। क्या होगी? तो दैट इज μ0 N × I। तो ये तो निकल आएगी ना। अब जो आपकी क्वाइल है वो इस अप्लाइड फील्ड में घूम रही है, तो उसका मैक्सिमम ईएमएफ कितना जनरेटेड होता है? क्या आपको फॉर्मूला याद है? NBA ओमेगा। क्या होगा? यहां पे N इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल, N1 लिख देता हूं, NC लिख देता हूं। यहां पे टर्न्स किसके आएंगे? ऑब्वियसली क्वाइल के। आपने क्वाइल को एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया, तो थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर यही तो होती है, जो कल भी करी थी। फ्लक्स क्या होती है? NBA, यानी NBA कॉस थीटा, थीटा को लिखेंगे ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करो तो ईएमएफ जनरेटेड आता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो बाहर पड़ी होती है वो क्या आती है? NBA ओमेगा। शायद हमने थ्योरी में 1 टर्न माना था तो B ओमेगा लिखा हुआ था, बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो ऑब्वियसली आप उससे मल्टीप्लाई करो। सो B इज अप्लाइड फील्ड, जो इस केस में सोलेनॉइड की है। A इज एरिया ऑफ कॉइल गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का गिवन है, ओमेगा भी गिवन ही होगा। बिना ओमेगा के कैसे निकाल देंगे? ओमेगा भी गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। ओमेगा खा गए हैं ये, ऐसे थोड़ी होगा। ओमेगा भी गिवन होना चाहिए, जो भी है। अरे भूल के देना, वो हो जाती गलती पेपर में, उनसे हो गई यार, जल्दबाजी में बनाए इस साल। सो जो ईएमएफ आएगा दैट इज कितना आएगा? NBA ओमेगा। ओमेगा आपको पेपर में गिवन होगा, डोंट वरी। क्या सबको क्लियर है? हाँ ना बोल लो। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या होती है केस स्टडी। पहले इसको रीड कर लेते हैं। When an external voltage is applied across semiconductor diode such that P side is connected to positive terminal of battery and N side is connected to negative terminal, it is known as forward bias। ये हमें पता है। The applied voltage almost drops across depletion region। depletion layer लगभग गायब सी हो जाती है। And voltage across P and N side is almost negligible। ये समझाया इसने। When external voltage उल्टा लगा देते हैं तो उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। ते जो भी है, ये तो बेसिक थ्योरी है। क्वेश्चन पे आते हैं। एम ही लिख दी थ्योरी यार। यहां पे क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना। एक जर्मेनियम की डायोड है, एक सिलिकॉन की डायोड है। जर्मेनियम की डायोड का जो कट ऑफ वोल्टेज है, जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, दैट इज 0.3, एंड सिलिकॉन का है 0.7। क्या बात क्लियर है? इन द फॉलोइंग फिगर, if germanium diode connections are reversed, the value of V0 changes by कितने से V0 चेंज हो जाएगा? बात को समझो। अगर आपके पास दो डायोड हैं, एक है किसकी है? जर्मेनियम की, एक किसकी है? सिलिकॉन की। अगर वो दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड हैं तो जिसका पोटेंशियल कम है पैरेलल में वो पोटेंशियल माना जाएगा। मतलब अगर जर्मेनियम का 0.3 है तो इसका मतलब यहां पे अभी पैरेलल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा? 0.3। यानी कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? 0.3 का। क्या बात क्लियर है? जो कम है उस पर पहले ही ड्रॉप आ जाएगा, उसके उसके हिसाब से ही चलेगा, दूसरे का कोई फिर लेना देना नहीं इसमें। तो 0.3 का ड्रॉप आएगा। लेकिन अगर आपने जर्मेनियम को रिवर्स बायस कर दिया, क्या कर दिया? अगर आपने जर्मेनियम को रिवर्स बायस कर दिया तो अब तो सिर्फ सिलिकॉन वाली फॉरवर्ड बायस है। तो अब यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 0.7।
यानी वी नॉट कितने से चेंज कर जाएगा, 0.4, उसमें 0.4 से चेंज आएगा। टेक्निकली वी नॉट इज, बात समझ रहे हो, इफ दिस इज 12 वोल्ट, समझ गए, पहले 0.3 था, यानी पहले वी नॉट कितना था, 12 माइनस 0.3, फिर आपने जर्मेनियम वाली तो रिवर्स बायस कर दी, अब वी नॉट कितना आएगा, 12 माइनस 0.7, तो कितने से चेंज हो गया, दोनों को माइनस कर लो, पता लगी जाए 0.4। बाकी जितना पोटेंशियल है वो दूसरे पे ड्रॉप आ रहा है। क्या बात क्लियर है? इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल इज 12 वोल्ट, टेक्निकली सीरीज में लगे हुए ना, क्लियर है? अगले पार्ट में इसने कहा दोनों ही लाइन में लगा दी, किस में लगा दी, पैरेलल में, याद रखना किसका पोटेंशियल माना जाएगा, जिसका पोटेंशियल ड्रॉप कम है उतना ड्रॉप आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 12 है और ये 0.3 ड्रॉप आ रहा है, अगर पैरेलल में फॉरवर्ड बायस होती तो यहाँ पे इतना हो जाता है, 11.7 हो जाता, फिर इस पूरी पे 11.7 होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, ऐसे ही होता ना, ये अर्थिंग से 0 दिया हुआ। क्लियर है सबको? अगर सीरीज में आ गई फिर तो दोनों ही अपना ड्रॉप करेंगी, ये 12 है, ये कितने का ड्रॉप कर देगी, 0.7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11.3, ये कितने का ड्रॉप करेगी, 0.2, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 11 वोल्ट, यहाँ पे अर्थिंग है, यानी इस रेजिस्टेंस को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, 11 वोल्ट। यानी इस केस में जो वी नॉट की वैल्यू वो क्या है, 11 वोल्ट। आप अगला पार्ट चाहे ना भी सॉल्व करो, आंसर डी आएगा। अगर तुम्हें करंट निकालना भी है सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा, 5.6 इंटू 10⁻3। क्या बात क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूं? अरे डायोड देख के घूम क्यों रहे हो, यहाँ 12 वोल्ट है, 0.7 का ड्रॉप आ गया, 0.3 का ड्रॉप आ गया, तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ गया, 11 आ गया, यहाँ अर्थिंग है तो 0, तो इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 11, तो दैट बाय रेजिस्टेंस इज करंट, खत्म। पैरेलल में उसका लेना जिसका कम है पोटेंशियल ड्रॉप, सीरीज में तो दोनों का ही आएगा बारी बारी, रिवर्स आ गई तो खत्म नहीं, ओके बाय बाय टाटा, कुछ भी नहीं आगे, पोटेंशियल जाएगा, करंट ही नहीं फ्लो करेगा। पार्ट 3 देखो, द सॉकेट शोन बिलो कंटेन्स टू आइडियल डायोड्स जिनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे रखा है। अगर आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में लगाओगे तो 50 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, कितना आएगा, रिवर्स का तो इन्फिनिट ही मान के चलते हैं। बैटरी 6 वोल्ट की है, किसकी है, क्वेश्चन क्या है, करंट थ्रू 100 ओम। पहली बात ये रिवर्स बायस लगी है, इसको तो हटा दो। अब आपका सर्किट ऐसे हो गया, 6 वोल्ट, डायोड का कितना रेजिस्टेंस है, 50 ओम, ये डायोड है तुम्हारी, आगे कितना लगा हुआ है, 150, आगे कितना लगा हुआ है, 100, करंट निकाल लो, तीनों सीरीज में ही तो है, 6 अपॉन सारे जोड़ लो, कितना हो गया, 300। क्या बात क्लियर है? जिला को समय लग रहा है। चौथे पार्ट में इन फिगर पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी पूछा है, कहा पूछा है, डायोड का रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो हम डायोड का रेजिस्टेंस क्या लेंगे, 0, क्या लेंगे, इफ इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस पे इन्फिनिटी या मेंशन हो। क्या बात क्लियर है? तो यहां पे इसका ये फॉरवर्ड बायस है तो ये कंडक्ट करेगी कि नहीं करेगी, हटा दो इसको, बस कंडक्ट करेगी, बात खत्म। अगर अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस दे रखा हो तो वहां पे लगा दो उतना। क्या बात क्लियर है? तो अब तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, ये 10 किलो ओम और ये सीरीज में 10 और 10 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 5। क्या बात क्लियर है? पूछा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो ए और बी पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, दो मेथड होते हैं, या तो पहले करंट निकाल लो, करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अरे टोटल करंट इन सर्किट निकाल लो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो करंट दोनों में जाएगा, तो वीएबी कितना हो जाएगा, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, 5 किलो ओम। अगर आप होशियार बच्चे हो तो आपको याद होना चाहिए दैट सीरीज में करंट सेम होता है, सो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर इसका V1 पोटेंशियल ड्रॉप है, इसका V2 है, तो V1:V2 कितना होगा, 2:1 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ टोटल हो जाएगा, दैट इज 10 वोल्ट।
बड़ा अच्छा। अरे जब रिवाइज करोगे, कभी पढ़ने लग जाओगे और कभी प्यार से लेक्चर सुनोगे फोन को दूर फेंक के, तब तो ये समय लग जाएगा ना, उसके बाद हो जाएगा ना, तब तो हो जाएगा। समय लग गया कि सर एवं आसान आसान कही जा रहे हो, इतना थोड़ी है। नहीं कोई मुश्किल भी नहीं है यार इसमें। 5 नंबर का मान लो जेनविन सा, बाकी सारा तो सीधा सीधा ही है। So photoelectric effect is phenomena of ejection of electrons when radiation of suitable frequency is made to fall on surface of metal. ठीक है जी, हमें पता है। When light of suitable wavelength falls on emitter C, given in diagram, photoelectrons are emitted. ठीक है जी। The photoelectrons are drawn to collector, सामने आ जाएंगे। The photoelectric current of order of few microamperes can normally be obtained from the device. ठीक है। Device given converts light energy into electric energy, जो भी दे रखा है। Current can be used to operate control systems and light in measuring devices. The devices are made up of metal with low ionization enthalpies. फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम की बात की जाए तो उसका वर्क फंक्शन दे दिया इन्होंने चोरी चोरी। तो वर्क फंक्शन ऑफ प्लैटिनम is 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना ही दिया, बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। उसने कहा पहले पार्ट में, इफ इंफ्रारेड ऑफ दिस is used as incident radiation, determine reading of micro ammeter। आपने ये फ्रीक्वेंसी फेंकी तो पहले आपको इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? विच इज एच न्यू डिवाइडेड बाय ई कर लेना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंपैरिजन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेशन का टाइम बचाते हैं। इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, उल्टा चल पड़े। टेक्निकली क्या होगा, तुम्हारी ये जो एनर्जी आएगी ये वर्क फंक्शन से कम आएगी। क्या आएगी? तो जब वर्क फंक्शन से कम आएगी तो रीडिंग ऑफ माइक्रो एमीटर विल बी 0। वैसे भी हमें रीडिंग निकालने के लिए रेजिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए, जो सवाल में गिवन नहीं था। क्या बात क्लियर है? समय लगा, और भी काफी कुछ पता होना चाहिए था, तभी आएगा। करंट कहां से आ जाएगा? सो करंट नहीं हम निकाल पाएंगे ऐसे कैलकुलेशन, इतने से कम डेटा से। बट उन्होंने जो हमें रीडिंग दी उसमें हमने एनर्जी निकाली इंसिडेंट की, वर्क फंक्शन से कम आ गई, यानी यहाँ पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद उसने क्या कहा, दैट इफ टर्मिनल बी इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी आप अप्लाइड वोल्टेज को कम करो, हाउ विल इट अफेक्ट द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर? अगर बी की तरफ करोगे, हाउ विल इट अफेक्ट द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर? देखो टेक्निकली इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप पोटेंशियल नेगेटिव करते जाओगे, लेफ्ट की तरफ मूव करते जाओगे, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो रुक जाता है। और अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो थोड़ा सा बढ़ के सैचुरेट कर जाता है। बट इस केस में तो करंट 0 ही था, इस केस में तो कुछ भी नहीं होना। लेकिन इन जनरल आप एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हो कि अगर आप पोटेंशियल नेगेटिव करते जाओगे तो एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा जिसपे क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अफेक्ट अगर हो रहा हो तो सीज हो जाता है। इसमें तो खैर हो ही नहीं रहा था, तो अगर हो रहा तो वो सीज हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन ठीक नहीं है बी और सी पार्ट, बिकॉज इस केस में तो कोई इफेक्ट आना ही नहीं ना, बिकॉज करंट ही 0 है। बट अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा हो तो पोटेंशियल घटाने से क्या होता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाता है, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट सैचुरेट कर जाता है। तो ऐसे कंफ्यूजन हो तो दोनों लिख दिया करो कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो ये होगा, बट वो भी लिखो कि इस केस में तो हो ही नहीं रहा, इस केस में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन 31, पहला पार्ट इज डायरेक्ट थ्योरी, दूसरा पार्ट, अ कॉपर स्फीयर ऑफ कैपेसिटर सी इज ड्रॉप्ड इन ओशियन। आपने कहा फेंक दिया उसको? तो बेसिकली जो उसकी कैपेसिटेंस है
वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में एप्सिलॉन आर आ जाएगा और क्या। अरे मीडियम का भी तो आ जाएगा ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, के आर लिख लो या एप्सिलॉन आर लिख दो, 80 गुना हो जाएगी। विल इट डिक्रीज इंक्रीज और रिमेन सेम? इट विल इंक्रीज। क्या बात क्लियर है? सी पार्ट में इन्होंने कहा अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। A capacitor is connected across source of potential difference V, then the separation D between plates is increased by using insulating stick, जो भी है। आपने जो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है वो आप बढ़ाने लग गए। V और D का ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है? तो कैपेसिटेंस क्या होती है? नहीं, कैपेसिटेंस क्यों, हम V निकला ना, तो डेल्टा V क्या होगा? दैट इज E इंटू डी, क्या होगा? तो डायरेक्टली रिलेटेड ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर आप डी बढ़ाई जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। और आप उसमें क्यू सेम रख रहे हो ना, इंसुलेटिंग स्टिक है, तो क्यू चेंज नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे बात को? ये तो सेम ही रहेगी। तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगला, 31, इफ अ चार्ज ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑन ही है ना? इफ अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो is placed at origin, आपने 1 माइक्रो कूलम कहां रखा? ओरिजिन। and another charge of 3 microcoulomb is placed at 20,0,0 x axis पे रख दिया in uniform electric field which is along x axis which is 40 volt per meter and potential at origin is assumed to be 0। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ओ। पोटेंशियल एट ओ क्या आ जाएगा? 0। इस पॉइंट को ए मान लेंगे, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा? डेल्टा वी क्या होगा? माइनस ई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है? कम होता है। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ ओ, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लोगे, -8,000। तो पोटेंशियल ऑफ ए आ जाएगा -8,000। क्या बात क्लियर है? ओ पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? -8,000। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछा है। क्या आपने क्वेश्चन करा हुआ है? क्या आपको याद है? पूरी हेडिंग बना के कराया हुआ है कि अगर दो, तुम्हें कहा था, आता भी है बहुत आजकल, अगर दो चार्जेस गिवन हो, उनकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर, और एक उनकी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड फील्ड के कारण भी होगी विच इज Q इनटू पोटेंशियल। क्या बात क्लियर है? तो टेक्निकली यहाँ पे 3 एनर्जीज आ जाएंगी। पहली इन दोनों की आपस में आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। दूसरी आ जाएगी Q1 इंटू पोटेंशियल एट ओ, दूसरी आ जाएगी Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ ए। क्या बात क्लियर है? आना बोलो। इन्होंने पोटेंशियल को मैं चेक कर लूं, या माइनस नहीं डाला, प्लस डाला हुआ। ठीक है, माइनस ही आएगा यार, उस डायरेक्शन में तो पोटेंशियल कम ही होता है ना। क्या बात क्लियर है? तो तीनों तीनों आएंगे इसमें। चलो, बी पार्ट इसमें क्या है? इफ वन चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी वाया सी एंड अनदर ए टू बी वाया डी, किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन विल बी सेम।
अगला पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। ई होता है माइनस डीवी बाई डी आर। तो माइनस डीवी बाई डी आर जीरो, तो डीवी बाई डी आर जीरो हो जाएगा, तो वी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। क्या सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? डराइव लेंस मेकर फॉर्मूला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अगला भी सीधा ही है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ बोथ द फेसेस आर ऑफ सेम रेडियस। दोनों का रेडियस क्या है? सेम। फोकल लेंथ इज टू बी 10 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है आपने। तो इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लोगे, 1/f इज म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इज डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म, ये भी हो जाएगा। ऑब्टेन रिलेशन कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसे दी हम। स्टेट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। किस पे क्या प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? दैट अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे देन इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है। क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है टू गेट लीनियर स्केल? हम उसमें लीनियर स्केल करने के लिए क्या करते हैं? एक तो उसके अंदर आयरन कोर इंसर्ट करते हैं। क्या इंसर्ट करते हैं? अगर अगर वो सर्कुलर है तो कौन सी शेप का आयरन कोर रखते हैं? स्फेरिकल। अगर कॉइल सिलेंडर रेक्टेंगुलर है तो कौन सा रखते हैं? सिलेंड्रिकल। क्या बात क्लियर है? तो हम आयरन कोर करेंगे जिसके कारण क्या होगा? वो स्केल जो है वो लीनियर हो जाता है, वो एंगल के इंडिपेंडेंट हो जाता है। यही करते हैं हम। क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन सीधा ही है। इफ गल्वेनोमीटर ऑफ सम रेजिस्टेंस हैज रेंज, यानी गल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस तुम्हें गिवन है 49.5 और उसमें करंट जा सकता है 0.05 और आपने उसमें करंट डालना है 5 एम्पियर। क्या डालना है? तो आप शंट लगा दोगे एस। तो एस में से कितना करंट जाएगा? 5 माइनस 0.05 और नीचे से कितना जाएगा? मतलब पोटेंशियल सेम कर रहा हूं मैं, सेम टू सेम क्वेश्चन करा हुआ है तुमने, और तुम्हें कहा गया था कि तुम इसको 5 ही ले लिया करो बस, वहां से शंट की वैल्यू आ जाएगी। टेक्निकली इट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आप शंट पैरेलल में लगा के कर दोगे। हाउ रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर इन बोथ केसेस? केड़े दोनों केसेस? एक ही केस तो था ये, दूसरा केड़ा केस आ गया? 30। मतलब पेपर बनाने वाले भी रीला रूला दिखने लग गए नाल ना। पता नहीं दूसरा केड़ा करता इन्हें, तुम समझ गए ना? जो पूछेगा देख लेना बाद में। आर ए इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर वी इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आर ए केड़ा आ गया? तो वी कहां से आ गया? वो वोल्ट मीटर में होता है, वो वोल्ट मीटर बनाने को तो बोला नहीं है। ये भी लगे रहते साथ में ना। बीमारी फैल गई बहुत ज्यादा रील ली। क्वेश्चन नंबर 33। इनपुट पोटेंशियल, आपने कितना इनपुट पोटेंशियल दिया? ये सौखा है कि मुझे सौखा लग रहा है? तो सारी दिहाड़ी तो आप लगे रहते हो, आपको सौखा लगा नहीं है। तो सौखा लग रहा है, 90+ लाने हैं, जो मर्जी हो जाए, तूने बोला है। 200 sin 100πt, ये आपने इनपुट दिया। ट्रांसफार्मर कौन सा दिख रहा है लवे? स्टेप डाउन के स्टेप अप? स्टेप अप दिख रहा है तुझे? डाउन बोला फिर ठीक है। सेकेंडरी साइड पे वो कम है, मैं क्या लगा था रील्स कम है। नहीं वैसे मैं तो छोड़ दी देखनी, वो कम है, समझ गए ना? रिंग टर्न्स। चलो, सो दिस इज इनपुट वोल्टेज। इट इज प्रोवाइडेड टू आइडियल ट्रांसफार्मर हैविंग, इधर इसके 1000 टर्न्स हैं, इधर इसके 100 टर्न्स हैं। तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? ये है 4 ओम, कुछ अच्छा लग रहा है। ये 2 ओम, ये 6 ओम।
आउटपुट वोल्टेज पूछा है, आउटपुट वोल्टेज तो कर ही लोगे, आता है फॉर्मूला कि जब हम पढ़ लेंगे तब हमें याद होगा। सेकेंडरी अपॉन एनएस इज इक्वल टू ईपी अपॉन एनपी, यही होता है ना फॉर्मूला। अरे यार, तो वो जब टर्न्स 1/10 हुई तो पोटेंशियल भी 1/10 ही होगा ना। ई एस इज इक्वल टू के इंटू ईपी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/10 हो जाएगा। कर दूं 1/10, जब कॉइल्स 1/10 हो रही है तो वो भी 1/10 होगा ना, तो ये आ जाएगा 20 sin 100πt। क्या बात क्लियर है? चलो, करंट फ्लोइंग थ्रू लोड, करंट निकालना है। क्या निकालना है? ये अच्छा क्वेश्चन है। करंट निकालने के लिए तुम्हें इंपीडेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यहां पे आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी विच इज 4, और ऊपर को बनेगा ट्राइंगल बिकॉज एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, ये भी आ जाएगा 4। तो जो तुम्हारा जेड निकल के आएगा ना इस क्वेश्चन में, वो निकल के आएगा 4√2। क्या निकल के आएगा? तो जो तुम्हारा ई नॉट है, तो नेक्स्ट हमें निकालना है करंट। तो जो हमारी डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस होती है उस डायरेक्शन में करंट होता है और जेड की डायरेक्शन में पोटेंशियल होता है, और यहाँ पे एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो इम्पीडेंस ट्रायंगल ऊपर को बना, तो जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि जो करंट है वो लैग करेगा। ठीक है, ये भी जो आंसर है मार्किंग स्कीम में आई थिंक प्लस दे रखा है, और एंगल π/4 है बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस सेम है। ठीक है, तो माइनस आएगा, मार्किंग स्कीम में प्लस दे रखा है। एंड आई नॉट इज़ वेरी इजी, ई नॉट बाई जेड, जेड हमारा 4√2 है। ठीक है ना, इफ़ दिस इज़ 4, एक्सएल माइनस एक्स इज़ 4, तो जेड 4√2 आ जाएगा, और ई नॉट इज़ 20। और जो पावर है, पावर क्या होगी? IRMS ERMS cos phi, phi इज π/4। बाकी आपको आई नॉट और ई नॉट पता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लें, आई नॉट ई नॉट √2 हो जाएगा ना, इंटू cos π/4। यार मतलब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ही है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर अप्लाई कर दिया, फिर तो सिंपल ही आ गया। स्टेट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है। एक कॉइल में अगर ईएमएफ में फ्लक्स में चेंज आएगी तो दूसरे में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। एक्सप्लेन हाउ इट इज की कंपोनेंट इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ट्रांसफॉर्मर को लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे यूज किया जाता है? जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन करनी है तो पहले हम स्टेप अप करते हैं। क्या करते हैं? उससे क्या हो जाता है? वोल्टेज बढ़ जाता है बट करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। फिर जब वो ट्रांसमिशन हो रही है तो पावर लॉस इज I²/R। फिर हम ट्रांसमिशन कर लेते हैं, और जब हमें दोबारा सप्लाई करनी होती है हम फिर से क्या कर लेते हैं? स्टेप डाउन। क्या अच्छे से पढ़ा हुआ हमने? क्या पेपर खत्म ही हो गया है? 33 सवाल, पेपर डन है।